एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में मोलैलिटी, मास परसेंटेज, इन सब से रिलेटेड एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट किए थे। आज हम लोग इस टॉपिक को एंड करेंगे, यानी कि एक दो क्वेश्चन यहाँ बाकी बचा हुआ है, एक दो और कंसेप्चुअल लेकिन इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी यहाँ पर स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ QS कॉपर सल्फाइड is 6 into 10 to the power minus 16, calculate the maximum molarity of copper sulfide in aqueous solution। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो आपके 11th का इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, क्योंकि जैसे ही स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखता है अब कंफ्यूज कर जाता है कि अब ये है क्या, क्योंकि हम लोग तो मोलरिटी पढ़े हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्लास 11th में था, थोड़ा सा उस वाले पार्ट पे जाते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन पर आते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आपको बताया गया था, मान लीजिए कि ए और बी कोई केमिकल सब्सटेंस है और ये आयोनाइज कर रहा है एज A प्लस बी माइनस में। अब यहाँ पर इनका सॉल्युबिलिटी, इसे आप इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, ग्राम पर लीटर भी लिख सकते हैं। एस है तो इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस। इसका कंसंट्रेशन कितना है S, इसका कंसंट्रेशन कितना है S, ये वैल्यू कितना हो गया S स्क्वायर। इसी तरह से वहाँ बताया गया था कि मान लिए कि दिया हुआ A टू B और ये आयोनाइज कर रहा है एज 2A प्लस B 2 माइनस। तो इसका 1 मोल है तो इसके सॉल्युबिलिटी को अगर S ले रहे हैं, ये 2 मोल है तो इसका सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा 2S। अभी ये वैल्यू नहीं देखते हैं, अभी ऊपर वाला वैल्यू देखते हैं। अब यहाँ पर इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा A प्लस टू द पावर 2 इंटू B 2 माइनस। ये सब 11th वाला था। सर ये 2 कहाँ से आ गया? आगे में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि नंबर ऑफ मोल होता है, इक्वेशन में लिखते वक्त में वो पावर में चला जाता है, तो इसलिए इसके आगे भी ये पावर में चला आया। और अब वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो यहाँ A प्लस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2S, तो यहाँ आ जाएगा 2S का स्क्वायर और इसकी जगह पर S। देखो तो ये कितना हो गया 4S स्क्वायर इंटू S, यानी वैल्यू 4S टू द पावर 3। तो दो पार्ट होता है, एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, दूसरा क्या है सॉल्युबिलिटी। तो अगर सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछेगा, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है तो सॉल्युबिलिटी पूछेगा। वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है, ये सब 11th में था। अब इस जगह पर CuS दिया हुआ है, तो CuS ये आयोनाइज करता है एज Cu2 प्लस S 2 माइनस। बताओ तो इसका कितना मोल है 1, तो क्या लिखेंगे सॉल्युबिलिटी S, इसका भी सॉल्युबिलिटी S। अब जब इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। Cu2 प्लस की जगह पर S, इनकी जगह पर S, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया S स्क्वायर। तो बताओ तो S वुड बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, ये दिया हुआ है। तो देखो तो यहाँ पर S वुड बी इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 लिखा जा सकता है, यानी रूट 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। अब 6 का रूट निकाल लेंगे, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। रूट निकालना है, रूट 6 है कहीं रूट, रूट नहीं है इसमें, है रूट 6। वैल्यू कितना हो गया 2.449, तो इसको हम लोग 2.45 कर सकते हैं, राउंडिंग ऑफ करके यहाँ पर ये वैल्यू दी है 2.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर, या इसी को मोल पर लीटर भी लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये अभी नहीं पढ़े 12th में, तो जो 11th का इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे उनके लिए आसान होगा। लेकिन अभी आपको बताया कि इस तरीके से आयोनाइज करके बनाया जाता है, तो आपके लिए भी हम समझते हैं कि क्वेश्चन आसान हो गया। तो नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
एक्सरसाइज का 2.28 सिंपल क्वेश्चन है। यहां पूछा जा रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज। आप बताओ मास परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हैं हम लोग? मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहां पे करा कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। ये एस्पिरिन का फार्मूला दिया हुआ है। एस्पिरिन हम लोग यूज करते हैं, ये एनाल्जेसिक्स के रूप में काम करता है, पेन किलर के रूप में काम करता है। जैसे एस्पिरिन पाया जाता है डिस्प्रिन में, याद आ रहा है? तो यहाँ पर सॉल्यूट में एस्पिरिन है, इनका मास दिया हुआ है व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ CH3Cl। अब सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, बता तो आप कितना है? 6.5 ग्राम। इसको डिसॉल्व किया गया इसमें, तो सॉल्यूशन में तो दोनों का मास आ जाएगा, यानी 6.5 प्लस 450 इंटू क्या कर देंगे हम लोग 100, यानी 6.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 456.5 बन जाएगा। सिर्फ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। 650 डिवाइडेड बाई है, यानी ऊपर में आ गया 650 डिवाइडेड बाई 456.5। डिवाइड कर देते हैं। 650 डिवाइडेड बाई 456.5 वैल्यू कितना आ गया? 1.4238। तो 1.44 कर देते हैं, सॉरी 1.42 हो जाएगा। 1.4, इस 8 को हटावे तो कितना हो जाएगा 4, लेकिन ये 4 5 से छोटा है तो आगे में नो चेंज, यानी 1.42%। मास परसेंट है इसका मतलब इसको किस में रखेंगे? W/W। नोट कर लीजिए इसको। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है 2.29। ये क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई देख करके स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है न बनतो ऐसे ही। जैसे ही देखा कि लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, अब उसके ऊपर में हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है कि फिर इसको जो है बनाए। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन को लंबा चौड़ा कर दिया गया है कहानी कहने में। कहानी सुनते हैं, उसके बाद में फिर इसके क्वेश्चन कैसे बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। कैलकुलेशन तो है, जोड़ घटाव गुना भाग पे आपको कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी आप एक साल में अगले साल से ही फेस करना शुरू करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जहाँ पे लाखों कैंडिडेट बैठेंगे एग्जामिनेशन में और सिलेक्शन सैकड़ों में होगा। ये फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ एग्जाम देते आ रहे हो बोर्ड में कि आपका भी 20 नंबर आ गया और आपके दोस्त का भी 20 नंबर आ गया। लेकिन अब जब होगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपके दोस्त का सिलेक्शन हो गया, ऐसा कम होगा कि दोनों लोगों का हो जाएगा, क्योंकि वो तो उनमें से जितना जो बेस्ट आएगा उस बेस्ट को ऊपर से छांट लिया जाता है, और बाकी जो भीड़ बढ़ाने वाले हैं वो नीचे की तरफ में बढ़ते चले जाएंगे। तो कैलकुलेशन पे कमांड करना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ कह रहा है नैलोरोफिन सिमिलर टू मॉर्फिन इज यूज्ड टू कॉम्बैट विथड्रॉवल सिम्टम्स इन नारकोटिक यूजर्स। मॉर्फिन नाम सुने होंगे आप, ड्रग्स को कहा जाता है। ड्रग्स को, मेडिसिन को भी ड्रग्स कहा जाता है, लेकिन जो नशीली दवा होते हैं उसको नारकोटिक ड्रग्स कहा जाता है। तो मॉर्फिन ये नारकोटिक ड्रग्स में आता है। ड्रग्स का डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई उसे एक बार लेता है, कई ड्रग्स इतने पावरफुल हैं कि एक बार में ही एडिक्शन हो जाता है, अब फिर आपको उसका ज़रूरत हमेशा पड़ने लगेगा। अब उसके लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट करने के लिए एडमिट करना पड़ता है, और जहाँ पर एडमिट करना पड़ता है तो वहाँ पर सडन उस ड्रग्स को बंद नहीं कर दिया जाता है, उसके सब्स्टिट्यूट को दिया जाता है और फिर उनको धीरे 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 कम करना पड़ता है। क्योंकि अगर बोलो, हाँ वही बता रहे हैं, और उस दवा को नहीं, उस ड्रग्स को नहीं दिया जाता है, उसकी जगह पर दूसरे मेडिसिन को दिया जाता है। जैसे यहाँ कह रहा है कि मॉर्फिन एक नार्कोटिक ड्रग्स है, उसकी जगह पर पेशेंट को नैलोरोफिन दिया जाता है, तो पेशेंट को लगेगा कि हम वही यूज कर रहे हैं, मॉर्फिन ही यूज कर रहे हैं। मॉर्फिन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है इन कंपेरिजन टू नैलोरोफिन, ठीक है। मॉर्फिन के अमाउंट को धीरे धीरे आप कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन नैलोरोफिन के अमाउंट को धीरे 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 हम कम कर सकते हैं।
उसके बाद में फिर उससे फिर पेशेंट का जो है वो दूसरी तरफ में डाइवर्ट किया जाता है, कुछ दूसरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराया जाता है कि आपका ध्यान ही उधर नहीं रहे तो फिर आप करेंगे। जैसे आप सोचो अभी आप इस वक्त में आकर के यहाँ बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो मजबूरी में ही से, लेकिन यहाँ इस वक्त में तो पढ़ रहे हैं। लेकिन आप इमेजिन करो कि ये जो 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का टाइम है, ये घर में जिस दिन आप यहाँ नहीं आते हैं तो क्या 6:30 बजे बैठ जाते हैं आप पढ़ने के लिए? नहीं, जनरली नहीं। अगर बैठते हैं तो एक्सेप्शनल कंडीशन हुआ, क्योंकि ये वो टाइम है जो घर में नहीं पढ़ाई हो पाता है, तो वो टाइम जो आपका वेस्ट चला जाता है। और यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो उसी टाइम को आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं और बाकी के दूसरे टाइम पर आप पढ़ सकते हैं। तो वैसे ही वहाँ पर भी आप खाली अगर हैं तो आपका ध्यान जाएगा उस जगह पे कि हमें ड्रग्स लेना है, उसकी ज़रूरत है हमें, लेकिन अगर आप इंगेज हैं कहीं पर तो फिर वहाँ पर आपका ध्यान नहीं जाए। तो यहाँ नैलोरोफिन कहा गया कि ये चाहिए। आगे का कहानी, द डोज ऑफ नैलोरोफिन जनरली गिवन इज 1.5 मिलीग्राम mg बोला जाता है। आप कभी दवा खरीदने भी जाओगे तो वहाँ पर आप बोलते हो कि 500 mg दे दीजिए, 200 mg दे दीजिए। mg यानी मिलीग्राम, ठीक है। 20 mg का होता है, 25 mg का होता है। तो आप देखते हैं कि ये टैबलेट है, मैं भी कभी दिमाग में आएगा कि 20 mg देंगे मांगेंगे तो रैपर पर 20 mg लिखा हुआ रहेगा, लेकिन टैबलेट का साइज यही है। और फिर 50 mg मांगेंगे तो उससे 2.5 गुना ज़्यादा हो गया, तो टैबलेट का साइज भी 2.5 गुना होना चाहिए था, लेकिन टैबलेट वही रहेगा। एक्चुअली होता क्या है, जो दवा है, जो mg जो आप बोले वो तो बहुत कम अमाउंट में है, और बाकी का जो रेस्ट पार्ट है वो रफेज है, वो उसको टैबलेट के फॉर्म में दे दिया गया। जैसे कभी आप होम्योपैथिक दवा खाने के लिए जाते होंगे तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो आपको गोली दे देते हैं, छोटा छोटा मीठा लगता है, और उसी में क्या करते हैं 2 बूंद या 1 बूंद डाल देते हैं और ऐसे कर देते हैं। अब आप इमेजिन करो कि अगर आपका डोज होता 1/10 ड्रॉप्स, तो 1/10 ड्रॉप्स आप कैसे लेते? बहुत डिफिकल्ट होता। लेकिन आप समझो कि उसी तरह से 100 गोली में वो 1 बूंद डाल दिए और आपको बोले कि 10 गोली खाइएगा, तो 1/10 ड्रॉप आ गया कि नहीं आ गया? तो उसी तरह से वो टैबलेट भी बनाया जाता है। टैबलेट में बाकी का रफेज है और जो केमिकल है वो उतना ही डाला हुआ है। 100 टैबलेट के लिए बनाया गया, अब उसको जो इक्वली मिक्स करके और फिर 100 टैबलेट बना दिया गया, उतने पार्ट में वो ब्रेक कर गया। तो यहाँ कह रहा है कि चाहिए हमें नैलोरोफिन कितना, 1.5 मिलीग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। तो सॉल्यूशन का कितना अमाउंट चाहिए वो निकालना है आपको। तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन, जो मास ऑफ नैलोरोफिन जो आपको चाहिए, इसमें मास ऑफ नैलोरोफिन का फॉर्मूला दिया हुआ है C19H21NO3। कितना चाहिए? 1.5 मिलीग्राम। मिलीग्राम का मतलब 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब इनका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये किसका वैल्यू निकल गया? WB का। अब बताओ तो इसका मोलर मास निकल जाएगा। मोलर मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? MB से। कार्बन का 12 इंटू 19 प्लस 1 इंटू 21 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3। इसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आता है 311 ग्राम पर मोल। मोलर मास का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ सॉल्यूशन का मोलैलिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी जिसे हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू कितना दिया है? 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितना सॉल्यूशन हम डालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग x मान लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मान ले रहे हैं? x। कितना ग्राम? x ग्राम चाहिए। अब यहीं से बताओ तो आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकल सकता है। मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻³ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना माने हैं? x। तो जरा बताओ तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? x माइनस 1.5 इंटू 10⁻⁻। तो मास ऑफ सॉल्वेंट WB/MB यानी कि नंबर ऑफ मोल निकल गया, और ये मोलैलिटी दिया हुआ है।
अब यहां से हम लोग मोलैलिटी निकालते हैं। मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। इसी को हम लोग यहां पर ही आ गया 1.5 इंटू 10⁻³ मोल है तो 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 311। ध्यान से समझना, मोल की जगह पर मास बाई क्या हो गया, मोलर मास, मोल, और फिर क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह पर x माइनस 1.5 इंटू 10⁻³ इस वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, बहुत सारा पार्ट कट जाएगा। देखो यहाँ x माइनस 1.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 311 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³। देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये और ये कट गया, बाकी यहाँ क्या बचा, 1000 डिवाइडेड बाई 311, 1000 डिवाइडेड बाई 311 तो डिवाइड कर देते हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 311 कितना आ गया वैल्यू, 3.2154। x माइनस 1.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 3.2154। देखो तो ये 1.5 इंटू 10⁻³ है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x वुड बी इक्वल टू 3.2154 प्लस 0.0015। इसको ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर है कि नहीं है। इसको डेसिमल को हम यहाँ ले आएंगे तो 1 2 3 डिजिट गया तो 1.5 इंटू 10⁻³। अब ऐड करना इसके लिए आसान हो गया, यानी अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 3.2154 प्लस 0.0015 3.2169 ग्राम, यानी इतना सॉल्यूशन लेंगे तो नैलोरोफिन का जो डोज रिक्वायर्ड है उस सॉल्यूशन में वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो अब जो टैबलेट या कैप्सूल या कुछ भी बनाया जाएगा तो वो इतने ग्राम का बनाया जाएगा, तो उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। एक सॉल्यूशन बनाया गया और उसमें फिर ये डाल दिया गया। है समझ में, नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज का 2.30 लास्ट क्वेश्चन है ये, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। करेक्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड required to preparing 250 मिलीलीटर 0.15 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल। आसान सा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले बना चुके हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो जिसका अमाउंट निकालना है उसको क्या मान लेते थे, x मान लेते थे, और यहाँ पर मोलर 250 मिलीलीटर 0.15 मोलर। देखो तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आप डायरेक्ट बनाने का कोशिश करोगे, सॉल्यूट का अमाउंट WB, देखो तो क्या करना है, निकालना है, x भी मान सकते हो, इनका मोलर मास MB, C6H5COOH है, C6H5COOH, ये निकालते हैं तो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, देखो तो 72 प्लस 5, और यहाँ जोड़ोगे तो 12 प्लस इधर 33 हो गया। टोटल जोड़ के बताओ तो कितना हो जा रहा है, 122 ग्राम पर मोल। MB का वैल्यू निकल गया। की दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, 250 मिलीलीटर। मोलरिटी दिया हुआ है कैपिटल M, ये कितना दिया हुआ है, 0.15 मोल। अब मोलरिटी के लिए फॉर्मूला यूज कीजिए, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी WB बाई क्या हो गया, MB इंटू V इंटू क्या कर देंगे 1000।
देखो WB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, WB का निकालना है। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, WB इसे लिखा जाएगा मोलरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई, क्या लिखेंगे, 1000 ना, डिवाइडेड बाई 1000। मोलरिटी का वैल्यू 0.15, 122, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 डिवाइडेड बाई, ये कितनी बार में कटेगा 4 टाइम्स। अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ऊपर में 0.15 इंटू 122 डिवाइडेड बाई, यानी 4.57 ग्राम, 4.575 ग्राम। ठीक है, यहां कह रहा है व्हाट इज द मोललिटी ऑफ प्योर वाटर। इस बार के टेस्ट में भी है, कभी टेस्ट हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन था, वो भी वीडियो आपको मिलेगा क्योंकि उसका सॉल्यूशन बना करके उन लोगों को दे रहे हैं, लेकिन आपका टॉपिक ये चल रहा है तो इसलिए यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो टेक्निकली ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, गलती है। गलती क्या है, यहाँ प्योर वाटर का मोललिटी कहा जा रहा है, और मोललिटी हम लोग किसका निकालते हैं, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को। अब मिक्सचर कभी अकेले तो हो नहीं सकता है, मिक्सचर कहने का मतलब कम से कम कितने कंपोनेंट हो, 2 कंपोनेंट हो, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि आपको प्योर वाटर का निकालना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कई जगह पर, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर है तो 55.56 ये डाटा याद रखना है। अगर 1 नंबर से ज़्यादा का है, कैसे आया ये 55.56, तो वो अभी हम बता रहे हैं आपको। जब वाटर प्योर है तो वाटर ही सॉल्यूट होगा और वाटर ही सॉल्वेंट भी होगा। कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो इसके मास को हम लोग मान लेते हैं। मास आप x भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पर हम लोग वाटर के मास को x मान लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के फॉर्म में भी वाटर ही है H2O, इसको क्या मान लेते हैं, x ग्राम। आप बताओ तो इसका मोलर मास पता है आपको कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। तो अब यहाँ से इसका मोल निकाल लेते हैं, मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, यानी x डिवाइडेड बाई 18। यही सॉल्वेंट के रूप में भी काम कर रहा है, तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो चूंकि सॉल्यूट का x माने तो सॉल्वेंट भी कितना हो जाएगा, x ग्राम। अब मोललिटी निकालो, मोललिटी का फॉर्मूला पहले लिख लो, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। अब वैल्यू पुट करते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आया है, x बाई 18, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, x इंटू 1000। देखो तो ये 18 नीचे चला आएगा, यानी अगले स्टेप में हो जाएगा x इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 18 इंटू एक्स। ये x और x कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1000 डिवाइडेड बाई 18, और ये वैल्यू आएगा 55.555, तो इसको हम लोग लिख देंगे 55.56। अगर आप 100 मानोगे तो इसके मास को 100, तो ये मास भी कितना हो जाएगा 100, तो ऊपर में 100 नीचे में 100, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1000 मानेंगे तो भी ऊपर नीचे में कैंसिल हो जाएगा, यानी हर हाल में ये वैल्यू कितना आएगा 55.56। तो ये याद रखिएगा कि प्योर वाटर का मोललिटी 55.56 होता है, कई जगह पर जरूरत भी पड़ेगा, इसको नोट कर लो। से पूछता है कि वाई वी प्रीफर मोललिटी देन मोलरिटी, या मोलरिटी का वैल्यू कांस्टेंट क्यों होता है मोलरिटी के रिस्पेक्ट में। देखो इसका आंसर इसके फॉर्मूले में ही छुपा हुआ है। मोललिटी का अगर फार्मूला लिखते हैं, मोललिटी ये आता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। वहीं अगर मोलरिटी को लेकर चलते हैं तो मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। देखो दोनों में मोल है कॉमन है, ये भी मोल ऑफ सॉल्यूट ही है, ये भी मोल ऑफ सॉल्यूट है। डिफरेंस क्या है, यहाँ मास लिया गया है और यहाँ क्या लिया गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज कर जाएगा, और वॉल्यूम चेंज करेगा तो मोलरिटी चेंज कर जाएगा। लेकिन मोलरिटी मास पर डिपेंड करता है, और मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर के घटने या बढ़ने से मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मोलरिटी पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर कोई सॉल्यूशन आप बनाए हैं जाड़े में और गर्मी में अगर उसको एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो मोलरिटी का वैल्यू तो दोनों जगह पर सेम रहेगा, लेकिन मोलरिटी का वैल्यू चेंज कर जाएगा, क्योंकि मोलरिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पर, और वॉल्यूम टेम्परेचर के डिफर करने से डिफर करता है। तो जितने 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो टू द पॉइंट लिखेंगे। व्हाई वी प्रीफर मोलरिटी, बिकॉज मोलरिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सॉल्वेंट which is temperature independent and therefore it give constant value at all temperature। सारे टेम्परेचर पर ये कांस्टेंट वैल्यू देता है। while molarity depends on the volume of the solution which varies with the variation of temperature। है समझ में? तो ये इतना इस पार्ट से रिलेटेड था। अब अगले क्लास में हम आपको नॉर्मलिटी बताएंगे। थैंक्स।